Yes, my dear students, you are again welcome in Biome Academic and Spiritual Science classes. My dear students, आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट पर, आपके नीड पर, आपके डिमांड पर मैंने आज ये वीडियो आपके लिए क्लियर करने का या एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। चैप्टर आपका है और इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के बारे में कुछ भी कहें इसके पहले आपको थोड़ा समय देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, थैंक्स। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए देखते हैं। आवर इन्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल ट्राई टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है, यह दो वर्ड इन्वायरन प्लस मेंट से मिलकर के बना है। यहाँ पर मेंट का मीनिंग होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स माने परि माने चारों तरफ, ठीक है। और इन्वायरन का मतलब होता है कवरिंग, मीन्स कवरिंग माने आवरण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ व्हाट एवर प्रेजेंट, दैट्स आवर इन्वायरमेंट। यानी किसी इन्वायरमेंट को डिफाइन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई बायोटिक फैक्टर में क्या आ सकता है? किसी भी स्पीसीज का कोई वन सिंगल लिविंग अगर किसी स्थान पे है, प्लेस, और उस प्लेस पर किसी भी स्पीसीज का कोई सिंगल स्पीसीज एलोन प्रेजेंट है, और तो वह क्या कहलाएगा? वह बायोटिक फैक्टर का ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो जनरल ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन अभी आप तक जान रहे थे, या उससे भिन्न यहाँ पर ऑर्गेनिज्म शब्द प्रयोग किया गया है। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ किसी भी जाति का कोई एक जीव किसी स्थान पर, और उस जीव के सराउंड्स जो कुछ भी प्रेजेंट है, वह उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट कहलाएगा। आप ये जान लीजिए, तो सिंगल लिविंग है तो ऑर्गेनिज्म है। वही ऑर्गेनिज्म अगर मोर देन वन के नंबर में उस स्थान पे प्रेजेंट है, तो वह टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज व्हाट? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वह उस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन कहलाएगा। और उसी स्थान पर यदि वही एक ही स्पीसीज नहीं, डिफरेंट मेनी स्पीसीज के पॉपुलेशंस प्रेजेंट हैं, माने कई प्रजातियों के कई जीव अगर उस स्थान में प्रेजेंट हैं, तो वह स्थान क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक ठीक। अब इस कम्युनिटी या इस पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक दूसरे के को किस प्रकार से अफेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर उस प्रभावित करने के सिस्टम को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर रिप्रेजेंट करें, तो वही कम्युनिटी ही क्या होती है? इकोसिस्टम कहलाने लगती है। ठीक है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में अब हम लोग आगे इकोसिस्टम इसको स्टडी करने के बाद आगे चलेंगे। अब आइए हम लोग चैप्टर पर लौटते हैं, शायद आप कुछ बेटर समझ सकेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें जानना है इन्वायरमेंट का मतलब, तो समझ में आ गया। अब हमें इन्वायरमेंट का डिफिनेशन जानना है। ध्यान से देखिए, शब्द क्या है? एनसीईआरटी, हाई 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन दिया गया है वही हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ मोर ओवर वर्ड्स 90% वर्ड्स आपकी एनसीईआरटी के ही हैं। यहाँ क्या है डिफिनेशन? Environment is the sum total of all biotic and abiotic factors। क्या समझे आप? Environment क्या है? वह स्थान जिसमें जीवित और अजीवित, निर्जीव जीवों के क्या है? वो सभी फैक्टर्स, यानी डिफरेंट टाइप के लिविंग्स और नॉन लिविंग्स,
क्या है, वो सब फैक्टर हैं दैट सराउंडेड एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। तो उस ऑर्गेनिज्म के सराउंड्स जो भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर हैं, वो जिससे वो घिरा हुआ है, एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म, और जो प्रभावी रूप से उस जीव को प्रभावित कर रहे हैं, उस सारे प्रभाव का जो सम टोटल है वही क्या कहलाता है, उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी सपोज मैं यहां खड़ा हूं इस क्लासरूम में, इस क्लासरूम में मेरे सराउंड्स जो कुछ भी है, लिविंग्स भी हैं, नॉन लिविंग्स भी हैं। तो लिविंग्स में कौन कौन आ गए, लिविंग्स में हमारे चारों तरफ इधर कहीं छिपकली हो सकती है, कहीं स्पाइडर हो सकता है, कहीं पर ऑन्ड हो सकती है, हमारे जैसे कोई और इंडिविजुअल, कोई और भी ह्यूमन स्पीसीज का जीव हो सकता है, कहीं पे चूहा हो सकता है। ठीक, ये सब लिविंग में आ गए जो हमारे सराउंड्स हैं इस क्लासरूम में। इसके साथ साथ हमारे सराउंड्स और क्या है, नॉन लिविंग्स हैं। क्या है, नॉन लिविंग्स में ये लाइट है, लाइट के साथ साथ विंड है, विंड के साथ साथ ये अर्थ है, और अर्थ का सरफेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये वहाँ पे वाटर का बॉटल में वहाँ जो वाटर है। तो ऑल दिस थिंग्स आर नॉन लिविंग्स एंड आल्सो नोन एज एबायोटिक फैक्टर। तो ये सभी एबायोटिक फैक्टर और यहाँ पे जो नॉन लिविंग्स हैं, ये हमको किस प्रकार से, ये मुझ जैसे ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार से अफेक्ट कर रहे हैं, या हमारी वजह से वो किस प्रकार से अफेक्टेड हो रहे हैं, ये दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस है, इसी की स्टडी, ये ही जो इंटरेक्शंस है, इसी का म्यूचुअल इंटरेक्शन की स्टडी क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है, और ये जो सराउंड्स है जो हमको प्रभावित कर रहे हैं, जिन्हें हम प्रभावित कर रहे हैं, वो हमारे चारों तरफ के हमारे इन्वायरमेंट है। ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट में हमारे सगे संबंधी रिश्ते नाते, या हमारे जैसे कुत्ते, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस, बकरी, गोट्स, एक्सेट्रा, ये सब क्या आते हैं, ये हमारे, यानी एक्सेप्ट मी व्हाट एवर प्रेजेंट सराउंड्स मी, ऑल दीज आर माइन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या निकल रहा है कि यहां पर हर जीव जो जहां होता है उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है, या किसी एक स्थान पर सभी जीवों का इन्वायरमेंट एक जैसा हो सकता है। ठीक, आइए अब आइए पॉइंट देखिए। अब इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कौन कौन हैं, तो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में, इन्वायरमेंट को बनाने में कौन कौन से फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं, वो है बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। तो ये जो बायोटिक फैक्टर है, इसमें कौन आता है, इसमें ऑर्गेनिज्म आएगा, प्रोड्यूसर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे, और डिकम्पोजर्स आते हैं। ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं। अभी डिटेल में हम इनका सबका डिटेल करेंगे कि ऑर्गेनिज्म कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, और डिकम्पोजर्स कौन है। इसके बाद एबायोटिक फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु से संबंधित कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक मीन्स स्थल की आकृति, कहीं क्लिप होना, कहीं पर माउंटेन होना, कहीं पर ढाल होना, कहीं पे इवन चौरस मैदान होना। ठीक है, तो स्थल की आकृति भी क्या करती है, जीवों को प्रभावित करती है। तो ये भी क्या है, टोपोग्राफिक फैक्टर है। एंड इडेफिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर माने सॉइल का नेचर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी यहां पर मिट्टी उपजाऊ है, फर्टाइल है, या स्टेराइल है, अनफर्टाइल है, ये चीजें भी क्या होती हैं, वो इडेफिक फैक्टर के अंतर्गत, एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब आओ बेटा ध्यान दें, ये जो एनवायरनमेंट है हमें किस प्रकार से अफेक्ट करता है, हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एनवायरनमेंट हमें लिविंग्स एंड ऑर्गेनिज्म, लिविंग्स या ऑर्गेनिज्म को किस रूप में प्रभावित करता है, एज ए रिसोर्स एंड एज ए रेगुलेटर। यह एनवायरनमेंट हमें एक संसाधन के रूप में, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले एक संसाधन या वस्तु के रूप में हमें प्रभावित करता है, या हमें नियंत्रित करते,
हमें नियंत्रित करने के रूप में भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज को मतलब समझें तो रिसोर्सेज के रूप में यह किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। अब देखिए फॉर फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं। शेल्टर या हैबिटेट, रहने का स्थान हम कहाँ से प्राप्त, कौन देता है, एनवायरनमेंट हमें देता है। दूसरी चीज लिविंग्स का जो मेन ट्रेंड होता है, अपने एक्सिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हर लिविंग ब्रीडिंग करना चाहता है। तो ब्रीडिंग की सेफ्टी जब तक नहीं होगी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ब्रीडिंग की सेफ्टी भी कौन प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। या कंडीशन करा देगा, या पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, या नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, दोनों तरह से प्रभावित करेगा। तो ये रिसोर्स के रूप में आ जाएंगे। और रेगुलेटर्स के रूप में एनवायरनमेंट हमारी कौन कौन से एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हमारे, मुझे या हमें जीने के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटी करना पड़ता है, वो सारी एक्टिविटी हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट हमको सपोर्ट करेगा तो हम अपने लाइफ प्रोसेस को प्रॉपरली कर पाएंगे, और नहीं सपोर्ट करेगा तो हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें रेगुलेट भी करता है, और साथ साथ इसी रेगुलेशन के कारण हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। सपोज एक अपोन्सिया का प्लांट है, नागफनी। नागफनी ने क्या काम किया, नागफनी के ऊपर एनवायरनमेंट ने एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर दिया। यानी पहले नागफनी ऐसा फ्लैशी और स्पाइनी नहीं रहा होगा, पहले क्या होगा, ये हमारे जनरल प्लांट जैसा रहा होगा। लेकिन जब एडवर्स हॉट टेम्परेचर में, जेरिक सिचुएशन में क्या हुआ, जब रेगिस्तानी परिवेश आ गया, तो इस प्लांट को जीने के लिए उस एनवायरनमेंट, उसके सराउंड से जो हाई टेम्परेचर, ड्राइनेस, डिफिशियंसी ऑफ वाटर, ये सब जो सारी सर्कमस्टांसेस थी, और सॉइल की फर्टाइल ना होना, रेत में कौन सी फर्टिलिटी होगी, ये सारी परिस्थितियां जब इस अपोन्सिया पे पड़ने लगी तो अपोन्सिया को सरवाइव करने में प्रॉब्लम आया। तो एनवायरनमेंट ने तो यही चाहा कि इसका ये एक्सटेंड कर जाए, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन उस प्लांट ने क्या काम किया, उस प्लांट ने अपने को एडाप्ट किया, यानी अपने अंदर मॉडिफाई किया, अपने आप को चेंज किया। और चेंज करने के कारण क्या हुआ, अपनी पत्तियों को जहां से वाटर लॉस हो रहा था उसको स्पाइनी बना दिया। दो में फायदा हुआ, एक तो उसके प्रोटेक्शन में, और साथ साथ वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने में सब सक्सेस हो गया। दूसरी चीज, अगर लीफ को स्पाइनी बना दिया तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो उसने अपने क्या काम किया, अपने स्टेम को ही फ्लैशी बना दिया, और क्या किया, क्लोरोफिलस कर दिया, माने हरा कर दिया, क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट हो गया। अब क्या हुआ, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना फूड बना सकता है, अपना फूड बना सकता है, अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। और तीसरी चीज, सेकुलेंट यानी फ्लैशी होने की वजह से उसके स्टेम में वाटर मोर ओवर क्या होता है, कंजर्व होता है, जिसकी वजह से कम पानी में भी अपनी जिंदगी को जी सकता है। इस प्रकार से ये तीन चेंजिंग जो अपोन्सिया अपने अंदर लाया, तो कहा गया, इसको इस रूप में माना जाएगा कि अपोन्सिया ने अपने को एडाप्ट कर लिया उस एडवर्स सिचुएशन में जीने के लिए या रहने के लिए। ठीक, अब आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहां पे एक बोल्ड बात कही गई है, ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर इंटरलिंक्ड। बेटा, इन्वायरमेंट में जितने भी बायोटिक लिविंग्स या नॉन लिविंग्स होते हैं, ये लिविंग्स और नॉन लिविंग्स किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यानी उनमें आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इंटरलिंक्ड होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र होते हैं। यानी स्वतंत्र रहते हुए, यहां पे कंट्राडिक्शन में दो वर्ड आ गया, इंटरलिंक भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एबायोटिक फैक्टर हैं वो जनरली मोर ओवर अपने आप में फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, उन पर किसी दूसरे का इफेक्ट नहीं है। बट इस एनवायरनमेंट में अपने को सरवाइव करने के लिए वो कहीं न कहीं थोड़े या बहुत आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। जरूरत होती है, इकोलॉजी का पहला रूल है इकोसिस्टम का, देयर नो वन इज इंडिपेंडेंट इन द नेचर। जैसे अगर हम कहें हमको किसी से मतलब नहीं, हम स्वतंत्र हैं, न कुछ लेके आए न कुछ लेके जाएंगे, इसलिए हमको किसी की कोई परवाह नहीं। अगर किसी की परवाह नहीं है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं,
लेकिन जरा सोचिए, ये जो अर्थ आपको सरफेस प्रोवाइड किया है रहने के लिए, स्टैंड करने के लिए, ये कह दे ठीक है भैया आप इंडिपेंडेंट हैं तो हट जाइए हमारे ऊपर से, हटिए। एयर कह दे, क्लाइमेटिक फैक्टर का एयर कह दे, ऑक्सीजन कह दे, ओहो सुनिए भाई हम आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, तो हम आपको जो है अपनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देते हैं, आप मेरे बगैर जी के रख लीजिए। अब बताइए, ये इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी हमारी मजबूरी है किस पर? ऑक्सीजन पर। वी आर प्रॉपरली डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर एयर फॉर ब्रीदिंग। दूसरी चीज, अर्थ पर हम डिपेंड हैं क्योंकि ये हमको क्या करता है? स्टेबल यानी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू स्टैंड। तीसरी चीज, वाटर। वाटर क्या करेगा? हमारे साइटोप्लाज्म में 90% जो वाटर कंटेंट है वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो कहते ठीक है हम आपको नहीं, वाटर की जरूरत नहीं तो आप छोड़िए हमको ना, तो क्या होगा? लाइफ प्रोसेस कैसे मेंटेन होगा? इसलिए ये जो थ्री जो है ये सेक्टर्स हैं या थ्री जो इसेंशियल्स हैं, ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी हम क्या होते हैं? इंटरनली एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, थोड़ा सा हम लोग इस बायोटिक फैक्टर्स पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें। तो जो फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है? ऑर्गेनिज्म आता है, प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑल लिविंग्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। यानी इस पांचों किंगडम में जो भी लिविंग्स हैं वो सब क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और प्रोड्यूसर का मतलब ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषक द्वारा अपना भोजन बनाने वाले स्वपोषी हरे पौधे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स ऑल हेटेरोट्रॉफिक लिविंग्स डिपेंडिंग ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर फूड आर नोन एज कंज्यूमर्स। सभी ऐसे विषमपोषी जीव जो स्वपोषी जीवों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं उनको कंज्यूमर कहा जाता है। और डिकम्पोजर्स, द ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग लिविंग्स। ऐसे जीव जो किसी मरे हुए या सड़ते हुए लिविंग से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे जीव डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो ये सब चारों सेगमेंट जो है ये एनवायरनमेंट के बायोटिक फैक्टर कहे जाते हैं। और एबायोटिक फैक्टर में ध्यान रखिएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और इडेफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में आपका लाइट आएगा, टेम्परेचर होगा, वाटर, विंड, फायर एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर के अंतर्गत स्थल के लेवल का, अल्टीट्यूड ऊंचाई, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन एंड वैलीज, पहाड़ों की दिशा और घाटियों की दिशा, और साथ साथ स्टिफनेस एंड एक्सपोजर ऑफ द स्लोप टू द लाइट। स्टिफनेस ढलान, धरती के तल की ढलान और उसका प्रकाश की तरफ खुला होना या न खुला होना, यह भी क्या करता है? यह टोपोग्राफिक फैक्टर के अंतर्गत जीवों को, बायोटिक फैक्टर को प्रभावित करता है। तीसरी चीज, इडेफिक फैक्टर में रेजिडुअल माने फर्टाइल, कहीं से बहा करके नदियों द्वारा या जल स्रोतों के द्वारा, जल संसाधन के द्वारा मिट्टी के उपजाऊ भाग को कहीं से बहा करके ला करके कहीं डिपॉजिट कर देना, जिसको जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी या ट्रांसपोर्टेड सॉइल, या हवा के द्वारा कहीं से मिट्टी को कहीं से ले जा करके कलेक्ट करवा देना, ये सब क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? इस प्रकार की मिट्टियां क्या करती हैं? वहां पे पाए जाने वाले जीवों यानी विशेष करके प्लांट्स के लिए क्या होते हैं? वेरी पॉजिटिवली क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ऐसी जमीन में क्या होता है? वहां पर जो फर्टिलिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है और प्लांट्स क्या करते हैं? बड़े इजीली जो है वो डेवलप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि इसका स्क्रीनशॉट न ले पाए हों,
मैं 1 मिनट का फिर समय देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने आपसे कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अब आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट के और स्क्रीनशॉट के बीच में देखिए क्या परिवर्तन हो गया, देख रहे हैं। तो इसलिए कि मोर ओवर कंटेंट्स मटेरियल आपको इस वीडियो में इंक्लूड हो जाए, क्योंकि मुझे पता है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपकी इच्छा है तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा मटेरियल आपको मिल जाए इस चैप्टर पर, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए आप देखिए, अब और एनवायरनमेंट में आ गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हमको जानकारी रखनी है, तो बेटा ध्यान रखो, इकोसिस्टम और कम्युनिटी, ये दो शब्द ऐसे हैं इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में, जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, कोई एरिया है, इस एरिया में जब हम ये दर्शाते हैं कि इस एरिया में कौन कौन से लिविंग्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ वाटर है, वाटर में कौन सा जीव है, ठीक है, वाटर में कौन सा जीव है, या फिर ये माउंटेन है, माउंटेन पे कौन सा जीव है। जब ये दर्शाते हैं, यहाँ प्लांट है तो यहाँ पे कौन कौन से प्लांट हैं, किस तरह के प्लांट हैं, इनके सराउंड्स जो है इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैस है या सनलाइट का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीजें जब हम किसी ग्राफ में दर्शाते हैं कि यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में जब हम किसी लिविंग्स के प्रेजेंस को दर्शाते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के प्रेजेंस को दर्शाते हैं, तो वह उस लिविंग्स की कम्युनिटी कहलाती है। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है, ठीक है। और जब इस समुदाय में इस समुदाय के लिविंग्स एक दूसरे के प्रति कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी इस प्लांट और इस सन के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये मैन है, इस मैन का इस बर्ड्स के प्रति क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इस बर्ड्स का इसमें पाई जाने वाली मछलियों के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है। अगर इसको हम दर्शाने लगे तो इसको दर्शाते समय क्या होता है, यहाँ पे कुछ मोमेंट दिखाई पड़ रहा है, कुछ मोमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो यही होता है कि द मूविंग या फंक्शनल इको कम्युनिटी क्या फंक्शन कर रही है, या उसके बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, फंक्शनली उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो सिनेरियो होता है, जो सीनरी होती है, वह इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स द फंक्शनल फॉर्म ऑफ एनी कम्युनिटी इज नोन एज इकोसिस्टम। बस आप इस पॉइंट को पकड़िए। क्या पकड़ेंगे, किसी भी समुदाय का जो क्रियात्मक प्रदर्शन होता है वह उस समुदाय का इकोसिस्टम कहलाता है, समुदाय ही इकोसिस्टम बन जाता है। तो इस प्रकार से होता है, यानी अगर हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या दिखाएंगे, जब हम फूड चेन या फूड वेब को, जब हम फूड चेन या किसी भी कम्युनिटी में जब हम फूड चेन या फूड वेब को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, यह इस कम्युनिटी का इकोसिस्टम होता है। क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। तो ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से अब हम आइए इकोसिस्टम क्या है जरा इसको जान लें। ठीक है, क्या डेफिनेशन हमारे एनसीईआरटी में दिया है, कह रहे हैं कि इकोसिस्टम इज फंक्शनल स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी एंड इट्स सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर। किसी भी इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल स्टडी है, क्रियात्मक अध्ययन है। किसका क्रियात्मक अध्ययन, जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस का क्या होता है, फंक्शनल स्टडी है। और ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में एक गार्डन, एक बगीचा, बगीचा भी क्या है, एक इकोसिस्टम है, छोटी यूनिट का। अब उस बगीचे में रहने वाले डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, और उस मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई वहां पे एक लिविंग है या डिफरेंट टाइप के लिविंग्स हैं, उस लिविंग्स पर उस बगीचे में जितने प्रकार के जीव हैं उनके बीच में उनका क्या इंटरेक्शन हो रहा है, या उनके सराउंड्स जो नॉन लिविंग फैक्टर हैं
उनके बीच में उनका क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाते हैं, ये सारे स्टडी क्या कहलाएंगे, ये इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। आई जुकाम, मौसम खराब चल रहा है, आ सकता है। तो गार्डन हो गया, फॉरेस्ट जंगल, पॉन्ड तालाब, रिवर नदी, क्रॉप फील्ड फसलों से भरी हुई खेत फील्ड, एक्वेरियम हम अपने घरों में जो जीवशाला को उत्पन्न करते हैं, यानी शीशे के बॉक्स में जो एनिमल्स को लगाते हैं, या एनिमल्स प्लांट्स को क्या करते हैं, सेट करते हैं, उसमें जो है किसी रंग बिरंगी मछलियों को रखते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे द्वारा निर्मित एक छोटा सा क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। तो अगर ये इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के टाइप के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो मनुष्य ने जिसे नहीं बनाया है, जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, वो नेचुरल इकोसिस्टम है। जैसे कि गार्डन है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स हैं, रिवर है, लेक्स, झील इत्यादि। लेकिन आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होते हैं उसे वो मानव के द्वारा निर्मित होता है, जैसे क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम इत्यादि। जला क्या है एक्वेरियम, क्या है एक्वेरियम को आप क्या बोलेंगे, एक्वेरियम होता है जीवशाला, घरों में बनाए हुए छोटे छोटे एक्वेरियम्स। अब हम क्या देखेंगे, अब हमको देखना है कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अभी तक आप इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स देखे, वो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट एक छोटा सा इकोसिस्टम ही है। इन्वायरमेंट में कई इकोसिस्टम मर्ज होते हैं, तो जो इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स होगा वही इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स होगा। इसलिए जो कंपोनेंट्स हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा, वही कंपोनेंट्स हमको यहाँ पर इकोसिस्टम के लिए भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा डिटेल में, तो जो इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्लाइमेट है। अब क्लाइमेट जलवायु, तो जलवायु का क्या है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, तापक्रम, हवा और फायर इत्यादि क्या है, ये क्लाइमेटिक एबायोटिक फैक्टर हैं, किसके, इकोसिस्टम के। ट्रोपोग्राफिक और इडेफिक फैक्टर में अगर दोनों को मिला कर देखें तो इसमें हमारे एनसीईआरटी में दिया है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दो भागों में बांट दिया है। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारा सल्फर एस, कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, N, नाइट्रोजन P, फास्फोरस, ये सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है जो किसी इकोसिस्टम को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, बनाते हैं या बनने में सहयोग करते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स माने फैट्स, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं किसी इकोसिस्टम के। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप ध्यान रखिएगा, इंटर के क्लास में हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें पहला आता है प्रोड्यूसर माने उत्पादक। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं या स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। ध्यान रखिएगा, ये कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, ये दिस इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं सियानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियोवर्डिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये क्या होता है, ये पिगमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा क्या है, कीमोसिंथेटिक माइक्रोब्स, जो रसायन के द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये कीमोसिंथेटिक हैं जिसके द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये सब क्या आते हैं, ये सब प्रोड्यूसर की श्रेणी में आते हैं। दूसरा कंज्यूमर्स यानी हेट्रोट्रॉप्स, ऐसे जीव जो कंज्यूमर्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए, वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। तो कंज्यूमर के देखिए यहाँ 1 2 3 क्या है, 3 4 और 5